नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन यात्रा के दूसरे दिन रिश्तों के नए नजरिए पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के साथ उन्होंने कई विवादित मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन इस बात पर जोर लगाया है कि विवादित मुद्दों के बजाय कारोबार और निवेश पर जोर दिया जाए। ऐसे में क्या यह माना जाए कि दोनों देशों के बीच रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है और चीन का भी नजरिया भारत के बारे में बदल रहा है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर, पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह, इकोनॉमिस्ट नितिन देसाई और सालूस लाइफ केयर के डायरेक्टर केवल हांडा, जो फार्मा इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। हमने पहले भी बात की थी कि क्या उम्मीदें लगाई जाएं, तो आज जो कैच फ्रेज आया है वो ये है कि भारत के बारे में चीन जो है अपने अप्रोच पर एक नया तरीका लेके आए, रीलुक, रिकंसीडर, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है मोदी जी ने कि लॉन्ग टर्म की जो दोस्ती और रिश्तेदारी होनी चाहिए उसको देखते हुए भारत के बारे में अपना नजरिया बदले चीन। आप इस बयान के संदर्भ में इस पूरी यात्रा के बाद आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसके आउटकम को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट से ये बाहर है, एडिशनल है, फालतू है, इसलिए क्योंकि ये मोदी जी हिंदुस्तान को भी बता रहे थे कि मैंने वो मुद्दे सारे जो मुश्किलातें हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं, मैंने टेकअप कर दी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन आज ही कहीं दस्तखत कर देगा, लेकिन मैंने वो उनको वहां पे कह दिया है कि इसके बगैर जो रफ्तार हमें पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो होती है वो रिटन स्टेटमेंट होती है, सारे समय के लिए रह जाती है, दोनों जिसमें रजामंद हों वो चीजें ज्वाइंट का मतलब है ज्वाइंट, दोनों जिसमें माने हों। तो इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि कितना हम आगे बढ़े हैं। उसमें दो चार स्ट्रेटेजिक, एक तो उन्होंने कहा है डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को बैलेंस करना पड़ेगा। ये भी वही चीज है कि जो हमारे लिए कोर इंटरेस्ट है, अगर आप वो नहीं मानेंगे, अपने कोर इंटरेस्ट आगे रहेंगे। अरुणाचल में तो चिड़िया भी उड़ती है, आप शोर मचाएंगे, लेकिन पीओके में जो भी आप करना चाहें आप करेंगे, तो ये नई दोस्ती आगे बढ़ सकती, शक बढ़ेंगे। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ने बड़ा जोर से चीन को कहा है कि आप जो एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान को दे रहे हैं वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में आप लेके आइए। अब सीधे कैसे दे सकते हैं जी, बिना परमिशन के? जब इन्होंने सप्लायर्स ग्रुप ज्वाइन किया था, शुरू में कुछ दे दिए थे, वो कहा था हमारा पहले का फैसला हुआ है। तो इसलिए ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि ये कह दी हैं मोदी जी ने। लेकिन तरक्की का एक जगह उन्होंने कहा है कि ये फार्मा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें चीन प्रोटेक्शनिस्ट एक फेंस बनाए हुए है, वो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रुप जो है वो इसके बारे में देखेगा। दूसरा, कुछ हमारे को उन्होंने दिलासा दिलाया, चीन ने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन दो दुनिया के पोल हैं, कि हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। हमें चिंता ये रहती है कि यूएस और चीन तो बाइपोलर नहीं हो जाएंगे, नहीं। तो उन्होंने एक तरह से ये हैंड आउट है हमारे लिए। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे वो ही लफ्ज दोहराए हैं जो हम 5-7 साल के सुनते आ रहे हैं कि हाँ, हम चाहते हैं हिंदुस्तान एक बड़ी भूमिका वहां निभाए। ये तो कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। तो इसलिए और लेकिन एक सेपरेट एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज पे हुआ है वो अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये थोड़ा शक हो रहा था कि चीन कहीं सिरक गया है हमारे से, ये ना हो कहीं अमेरिका के साथ मिल जाए और फिर सारा वजन हिंदुस्तान पे आ जाए। एक सेपरेट चीज, क्योंकि पेरिस में हाल में मीटिंग होने जा रही है अगले 5-6 महीने। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ओबामा ने भी जब हिंदुस्तान में आए थे तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इसमें अड़चन ना बने। उस पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट से हिंदुस्तान को थोड़ी शक्ति मिलती है, दोनों हिंदुस्तान और चीन इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। तो इसलिए एक थोड़ी आगे सरकाई है सारी चीजें, जैसे कि होता है। ये सोचना कि एकदम सारी मुसीबतें हट जाएंगी और सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ये तो होने वाला नहीं था। बाकी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो एडिशनल डील्स हैं वो शंघाई में जाएंगे, कुछ पता चलेगा क्या होता है। बिल्कुल, शायद कल पता चलेगा जो प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो कल करार वहां पर होंगे। नितिन देसाई साहब, केसी सिंह साहब जो कह रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग शायद ये आग्रह है, कलेक्टिव इच्छा है हिंदुस्तान की, इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम को आज नाम दिया है कि क्या नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि थोड़ी प्रोग्रेस है, इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव जिन पर हमारी नजर है उस पर मान लेना कि कोई सहमति हो गई है वो नहीं हुई है। सिर्फ ये पता लगा है, वो भी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को बताने के लिए कि मोदी जी ने वो सारी बातें, पीओके का मसला हो, बॉर्डर का मसला हो, ब्रह्मपुत्र नदी का मसला हो, ई वीजा के सामने स्टेपल वीजा का मसला हो, ये मुद्दे हाईलाइट कर दिए हैं। लेकिन कॉन्क्रीट तौर पर यह नहीं कह सकते कि ये रिश्तों के बीच में
टर्निंग पॉइंट है। नितिन देसाई साहब, आपके क्या टेकअवेज हैं आज की यात्रा के बाद? देखिए, अगर आप पिछले 20 साल चीन को देखो तो उनकी जो आर्थिक ग्लोबल इकोनॉमी में एक आर्थिक पोजीशन होती है वो उसमें वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। अमेरिका के साथ देखो कितना उनका रिश्ता जुड़ गया है, कितनी अमेरिकन कंपनी आज चाइना में इन्वेस्ट कर रही है। चाइना का अमेरिका में एक्सपोर्ट्स देखिए। ये नहीं है कि ये सब करने के लिए चाइना और अमेरिका को अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हल करना चाहिए था, नहीं हुए हैं। वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो अब भी ऐसे के ऐसे ही है, मगर ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा हो जाता है कि पॉलिटिक्स में दे विल मेंटेन अ हार्ड लाइन बट इकोनॉमिक्स आर रेडी टू गो आउट एंड स्टार्ट। एंड हमें ये पूछना चाहिए कि अभी चाइना इज चेंजिंग, वो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा कम होगा, जो 9-10% था उसकी जगह अभी 6-7% हो जाएगा। अभी वी आर बिकमिंग अ मिडिल इनकम कंट्री, हमें एनवायरनमेंट और सोशल इम्बैलेंसेस को हल करना है हमारे जो देश में है वो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ज़हन में चाइना अभी उस पोजीशन पे आए हैं जहां वो कोरिया या जापान जैसा बनना चाहते हैं। They want to make a big splash as major players in the global economy, not just as importers and exporters, but as investors. उसकी असर हमारे पे क्या हो सकती है वो देखने लायक है। मैंने सुना कहीं कि उन लोगों ने कहा कि जब ये विजिट में गए थे कुछ $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही थी। ये चाइना इतनी आसानी से कर नहीं पाएगा, और उन लोगों के पास जो कोरियन और जापानीज ने ब्रांड बिल्डअप की थी, जो कॉम्पिटेंस बिल्डअप, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बिल्डअप की थी, वो तो सिर्फ चाइना ने अभी करनी है। तो इसलिए मेरे जहन में इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना कैन मूव अहेड इवन इफ पॉलिटिकल रिलेशंस रिमेन स्टैग्नेंट। बिल्कुल। केवल हांडा साहब, ये आर्थिक जो रिश्तेदारी है वो शायद हमारी और गहरी हो जाए, ये उम्मीद है। बाजार में, चीन के बाजार में एक्सेस देने के बारे में भी जैसा सिंह साहब ने भी अभी अंडरलाइन किया कि मोदी जी ने जोर लगाया है, एक टास्क फोर्स बना है। मोदी जी ने यह भी आशा व्यक्त की है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको अब हम ग्राउंड पे रियलिटी में कम होता हुआ देखेंगे, और इसका आश्वासन सामने से भी मिला है कि हां, इस मुद्दे पर अब हम लोग बातचीत शुरू कर देते हैं। आपके हिसाब से नेट आउटकम इंडियन बिजनेसेस के लिए क्या है? देखिए, ये पूरी विजिट मोदी जी की एक बड़ी पॉजिटिव विजिट है। मोदी जी जानते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल स्टैंड लें तो इकोनॉमिकली वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट किया कि ये साल इंडिया का इन्वेस्टमेंट चीन में होगा और अगले साल चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा। वो जानते हैं कि चाइना की ट्रेड फेवर में है इंडिया से। चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी है इंडिया के लिए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, जेनेरिक्स कंपनी वहां नहीं जा सकती, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री भी वहां नहीं जा सकती, और या कि कई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो और या कि आईटी इंडस्ट्री हो, वो भी क्लोज्ड है वहां पे। तो ये जानते हैं कि ये इसको बदलना है, कि डेफिसिट को बदलना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज क्या किया है इन्होंने, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि $23 बिलियन का MOU साइन होगा। ये एक तरह का एक गांठ बांध दिया है उन्होंने। इंडियन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चाइनीज इक्विपमेंट भी देंगे और लोन भी देंगे। इससे क्या होता है, इस तरह की जब गांठ बनती है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक बाइंडिंग हो जाती है। इस तरह की बाइंडिंग हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी शुरुआत की है मोदी जी ने। दूसरी, आप देखें कि आज फोरम ऑफ स्टेट लीडरशिप ना, वो फोरम में मेरे ख्याल से कि स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन होने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सिटीज बनाना चाहते हैं, ये स्मार्ट सिटीज जो होंगी ये अब स्टेट टू स्टेट रिलेशन में होंगी। जिस स्टेट को दूसरी चाइनीज स्टेट से सपोर्ट लेना है वो ले सकता है और स्मार्ट सिटी बना सकता है। मेरे ख्याल से दिस मूवमेंट ऑफ मोदी इज फार फार रीचिंग देन एनी अदर मूवमेंट, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन उन्होंने बनाना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। सिंह साहब, देसाई जी ने जो बात कही कि चाइना जिस न्यू नॉर्मल की और एक नए इकोनॉमिक एजेंडा को ढूंढ करके आगे बढ़ने में लगा हुआ है, उसका भारत पर क्या असर होगा? तो अभी जो हांडा साहब ने कहा, और इन सारी बातों को सामने रखते हुए या कल जो करार साइन हो जाएंगे उनको भी अगर हम फैक्टर इन कर लें, तो क्या इकोनॉमिक एंगेजमेंट इतना डीपर हो जाएगा जो दूसरे जो मुद्दे हैं उनको
ओवरशैडो कर दे, या ये भी अभी कहा जाए कि इनिशियल स्टेप्स भर हैं? ये इनिशियल स्टेप्स हैं और इतिहास हमें बताता है कि जहां नेशनलिज्म क्लैश करते हैं, अगर वहां के लीडर्स उसको कंट्रोल ना करें तो सिर्फ कमर्शियल रिलेशन से वो नहीं। जैसे पहला महायुद्ध हुआ, जर्मनी के बड़े कमर्शियल रिलेशंस थे फ्रांस के साथ, वलैत के साथ, रूस के साथ, लेकिन नेशनलिज्म क्लैश करने के बाद वो कमर्शियल रिलेशंस मुद्दा नहीं रहता, देश लड़ाई के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो दोनों राइजिंग पावर्स हैं, इंडिया और चाइना दोनों राइजिंग पावर्स हैं। अब चीन ने ये तय करना है कि हिंदुस्तान को जगह देनी है या नहीं जगह देनी, या कंपटीशन करना है, या कोशिश जो 20 साल के कर रहे हैं वही करना है कि पाकिस्तान और दूसरों को इस्तेमाल करके इसको जकड़ा रखें साउथ एशिया के अंदर। अब ये मेरे ख्याल चीन समझ गया है कि ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो ऐसा दौर था 70-80 में जब हम वेस्ट से भी टूटे हुए थे, अमेरिका के साथ और जापान के साथ हमारी वो कोल्ड वॉर में रिश्ते नहीं थे। आज अमेरिका से भी हमने हाथ मिलाया, जापान से मिलाया, ऑस्ट्रेलिया से है, वियतनाम से हम डील कर रहे हैं। सो अगर चीन यहां पे आएगा, हम उनके एरिया में जाएंगे, ये चलता रहेगा। ये कल सुबह से वो पाकिस्तान को मदद देनी बंद नहीं करेंगे। हम कल सुबह से जापान से या अमेरिका से, तो ये दोनों इकट्ठे चलेंगे, सीधा भी डील करेंगे, तीसरे आदमियों से भी करेंगे। एक बैलेंस ऑफ पावर एशिया के अंदर बनना है और वो बैलेंस ऑफ पावर बनते बनते समय लगेगा। लेकिन इसमें हमें फायदा किस चीज का है कि चीन की इकोनॉमी, जैसे देसाई साहब ने कहा, स्लो हो रही है। मिडिल इनकम ट्रैप का डेंजर रहता है, कहीं वो फंस ना जाए मिडिल इनकम में, क्योंकि हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हाई प्रोडक्शन इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट्स पे निर्भर है, एक्सपोर्ट मार्केट अवेलेबल ना हो, यूरोप में ना हो, अमेरिका में ना हो, तो वो कैसे चेंज करेंगे उस इकोनॉमी को? उनको नई मार्केट चाहिए। हिंदुस्तान से बड़ी मार्केट कौन सी होगी? लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारे पास शंका है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आएगी, हुआवे का कितना उस टाइम हुआ कि ये एस्पिनाज तो नहीं कर रहे, ये कोई चिप तो नहीं है इनके चीज के अंदर जो पेनिट्रेट कर जाएगा हमारे सिस्टम में। देखिए कई जगह ऐसा हुआ है, वेस्ट से रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है गलत है हमें नहीं पता, कि कई जगह से उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खुद ही चलती कोई मैसेजेस भेज रही है। तो चीन की जो ओपेसिटी है, मतलब कि वो अपनी पत्थर की दीवार के पीछे से फंक्शन करते हैं, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा चीन को, बिजनेस करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बदलना पड़ेगा, तब जाके ये अगले 5-10 साल में इसमें कॉमर्स इकोनॉमिक रिलेशंस स्टेबिलिटी लाएंगे, बैलेंस लाएंगे, फिर इसका पॉलिटिकल पे असर पड़ेगा। 5 से 10 साल की बात आपने कही। देसाई साहब, आपसे भी इसी पर मैं समझना चाहूंगा कि एक बहुत ही लॉन्ग हॉल है, तत्काल कुछ नहीं होगा, ये माना जाए या ये माना जाए कि अब जब चीन एग्री कर गया है कि हम आपके लिए कुछ बाजार खोल देंगे और आपके यहां हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारे यहां भी कुछ स्लो डाउन है, तो क्या भारत दरअसल इतना मेजर पावर हो गया है कि उनकी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज में हम दरअसल इतने ऊंचे आ जाएंगे, या हमारे राइज को वो एक्नॉलेज करेंगे और कहेंगे कि हां इनके साथ अब बिजनेस के तरीके थोड़ा हमको भी बदलना चाहिए और इस प्रकार से सामान डंप नहीं कर देना चाहिए जो हम दूसरी जगह करते हैं, और हम दोनों को कोई ना कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा मौका है जिसको हम तलाश करें। तो आपको ये लगता है कि ये इमीडिएट एजेंडा के तौर पर है या जो सिंह साहब कह रहे हैं 5-10 साल की बात है? देखो बात यह है कि चाइना के पास ये खास करके कैपिटल गुड्स, मशीनरी इत्यादि की बहुत कैपेसिटी है, इनफैक्ट एक्सेस कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। अभी हिंदुस्तान इज एंटरिंग इनटू फेज ऑफ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबसे अट्रैक्टिव मार्केट हिंदुस्तान ही होगा फॉर पावर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एटसेट्रा। और देखिए अभी ऑलरेडी हमारे वहाँ पावर इक्विपमेंट तो बहुत सब आ रहा है चीन से, हमारे टेलीकॉम एक्सचेंजेस भी बहुत आ रहे हैं वहां से। तो चाइनाज इंटरेस्ट इज राइट नाउ इन इंडिया इज कि भाई हमारे पास जो ये कैपिटल गुड्स की एक्सेस कैपेसिटी है उसका आउटलेट हमें इंडिया में मिल सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि इससे हमें कैसे हम फायदा उठाए, किस तरह से वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम greater value than just the equipment. So I think immediate future it will be a very traditional relationship. Longer run में अलग बात है। लॉन्गर रन में जैसे कि सिंह साहब ने कहा थोड़ा कंपटीशन भी रहेगा, थोड़ा कोऑपरेशन भी रहेगा। ये 2 बिग कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोप में जो रिलेशनशिप्स रहते हैं कोऑपरेटिव कम कॉम्पिटिटिव वैसे रहेंगे। आई डोंट थिंक वी कैन एक्सपेक्ट चाइना टू बी अ नॉन एंटिटी।
Nor can China expect India to become a non-entity in global politics or global economy. But my only argument is कि भाई वो लोग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में एक फायरवॉल जैसा बना के चल रहे हैं। उस फायरवॉल के कारण हम लोगों को बिल्कुल एक होप है कि शायद हमारे इकोनॉमिक रिश्ते ज्यादा डेवलप होंगे। चंद्रशेखर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर साहब, आपकी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि आईटी हो या फार्मा हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है और चाइना अपने बाजार खोल दे, तो आज जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसके आधार पर क्या आप मानते हैं कि ये साधारण वर्क इन प्रोग्रेस है या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आज हुई है? देखिए, जहाँ तक आईटी का सवाल है, चाइना का जो मार्केट है, it has been a very difficult market. Many Indian companies have established a presence in China for many years. But because of the nature of the market, because of the way in which the work is handled and how the projects are bid out, to which entities they are given, it has proved very difficult for the Indian companies to actually make significant inroads into China, despite the strength and capability of the Indian IT industry. So, and what generally I think we see is that unless there is a very clear mandate or direction from the top in the Chinese system to use the capabilities that the Indian IT industry brings, it's very difficult for them to make inroads into the Chinese market. These are not amenable to any quick fix solutions, and we have to see to what extent there is a desire to actually engage with the Indian IT industry. We will only have to take it step by step. बिल्कुल। सिंह साहब, यहाँ जो दूसरा एक विषय है जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो है बॉर्डर की बातचीत, जिसमें यह हुआ है कि डीजीएमओज के बीच डेट नहीं दी गई है, लेकिन एक हॉटलाइन की व्यवस्था कर देंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे और जो बॉर्डर के डिमार्केशन के बारे में पहले से एक प्रोसेस चल रहा है उसमें तेजी लाएंगे। क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें कोई बहुत सॉलिड डेवलपमेंट इस यात्रा में हो जाएगा? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि जो फ्रेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये है कि मोदी जी एक बहुत असर्टिव और बोल्ड पोजीशन ले रहे हैं चाइना के सामने, वो एक बहुत ही मस्कुलर पॉलिसी ले रहे हैं और अपनी बात साफ साफ रख रहे हैं। और अगर साफ साफ रख रहे हैं तो पीओके के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, आतंकवाद के मामले में और बॉर्डर के मतभेद को निपटाने के मामले में क्या टेंजिबल गेन आप इस यात्रा में देख रहे हैं? देखिए, जहां पीओके की बात आती है उसमें तो चाइना ये कहेगा कि उनका वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट जो वो बना रहे हैं कि पीओके वाला एक है, एक वो उनका वेस्ट को जा रहा है, एक वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी बना रहे हैं, एक हमारे साथ जिसको BCIM कहते हैं, बांग्लादेश से लेके म्यांमार के थ्रू चीन में जाए। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिविटी, एक स्पोक एंड व्हील की सेंटर चाइना हो और ये सारी स्पोक्स वहां से निकले। अब इसको रेजिस्ट तो नहीं हम कर सकते, हमें देखना है इसका कैसे फायदा उठाना है, लेकिन हम BCIM मेरे को लगता है तब तक भारत सरकार जल्दी नहीं चलेगी जब तक कि वो हमारे इंटरेस्ट नहीं अकोमोडेट करेंगे इसके अंदर, पीओके के अंदर या दूसरी जगह। उसके साथ फिर बॉर्डर एरिया लिंक हो जाता है। लेकिन बॉर्डर पे ये हुआ है कि थोड़ी सी इन्होंने एडिशनल ट्रेडिंग पॉइंट खोल दिए हैं, थोड़े ट्रेडिंग आइटम्स की लिस्ट बढ़ा दी है, पिलग्रिमेज पे थोड़ा वो ऐड कर दिया, तो इसलिए पीपल टू पीपल लिंक्स भी थोड़े इंक्रीज किए हैं बॉर्डर के अक्रॉस। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो बड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि ये चीन जो पुरानी उनकी प्रपोजल थी, स्टेटस को बेस्ड पुरानी प्रपोजल थी कि जो एक्सचेंज कर लें, वेस्ट वाला जो उन्होंने रोका है वो रख लें, ईस्ट वाले पे वो क्लेम ना करें, वो 2005 के बाद वो उससे सिरक गए हैं। तवाम वो मांग रहे हैं, अरुणाचल को अपना हिस्सा गिनते हैं, तो इसमें समय लगेगा। मेरा ख्याल है जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान और चीन की शक्ति में, नेशनल पावर में जो गैप आ गया है वो गैप कम होना शुरू हो गया, जिसके लिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी जरूरी है, मिलिट्री भी तभी शक्तिशाली हो सकती है अगर इकोनॉमी में पैसे आएंगे। तो इसलिए अगले 4-5 साल में वो देखेंगे, वो आस्ता आस्ता देखेंगे आप अमेरिका के साथ कैसे चलते हैं,
जापान के साथ कैसे चलते हैं, उनको पता है छोड़ेंगे हम भी नहीं उनको, जो दूसरे देश हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये एक कबड्डी की तरह है, 4-5 देश के साथ आपकी टीम में हैं, 3-4 उधर से हैं, ये कबड्डी चलती रहेगी। ये उनका चाइनीज चेकर और हमारा चेस बोर्ड जैसा है। दूसरी बात, केवल हांडा साहब, आपसे ये समझूंगा मैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात कही, क्या ये रणनीति भी बहुत अच्छे से कामयाब हो सकती है? और दरअसल अच्छी रणनीति है कि बुद्धिज्म के नाम पर टूरिज्म बढ़े, स्किल में मदद लें, एजुकेशन में मदद लें, थिंक टैंक बनाने की बात करें, एक फिल्म को ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने की बात करें, और ये लगता हो कि जब लाखों लाख लोगों का टूरिस्ट के तौर पर और इस प्रकार के कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल एक्सचेंजेस के तौर पर आना जाना होगा, तो इंटरेस्ट हमारे अपने आप डीपेन हो जाएंगे, हमारा स्टेक ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये एक छोटा कदम नहीं, बड़ा कदम है। हांडा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दोनों देखिए, द कल्चर, इट इज द ओल्डेस्ट कल्चर है सिविलाइजेशन के, इंडिया और चाइना। इट गोज मोर देन 5000 ईयर्स। तो अगर ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना शुरू हो गया, जो कि खराब हो गया था बीच में, और बिजनेस कांटेक्ट स्ट्रेंथन होता है, आज इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ इज हायर देन द चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब इकोनॉमी का प्रश्न आता है, जब इकोनॉमी का सवाल आता है, इंटरेस्ट आता है, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बैकसीट लेती है, हमेशा बैकसीट लेती है। आज इंडिया सर उठा के चल रहा है बिकॉज ऑफ द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये पीपल कांटेक्ट जो मोदी जी ने कहा है, चाहे कि एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, ये पीपल कांटेक्ट इतना अच्छा मूव है मेरे ख्याल से कि आप देखेंगे कि इंडियन टूरिज्म चाइना में वैसे ही जा रहा है, चाइनीज टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा आने लगेगा। इससे हमें काफी फायदा होगा। और जब चाइनीज टूरिज्म इंडिया में आएगा, इंडिया का बिजनेस करने का ढंग और तरीका चाइनीज लोगों से काफी बदलेगा। हमें कभी तकलीफें हो रही हैं, आईटी साहब ने कहा कि तकलीफें हो रही है बिजनेस करने में, ये बिजनेस करने काफी आसान हो जाएगा जब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। इनफैक्ट आज एक बात फॉरेन सेक्रेटरी ने कही भी, और उससे मैं जो उसको बिटवीन द लाइन पढ़ रहा हूं वो चंद्रशेखर जी के सामने रखूंगा, वो ये कि देखिए, ये तो प्राइवेट सेक्टर में, मार्केट इकोनॉमी में बिजनेस एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बात करेंगे, जो एग्रीमेंट हम लोग शंघाई में होते हुए देखेंगे, लेकिन बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं, जैसे मेक इन इंडिया के तहत ईज ऑफ बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको आसान करने पर भी काम होना है। तो क्या हम ये मानें कि दरअसल चाइनीज लोगों ने ये कहा होगा कि हिंदुस्तान में अभी आपको अपनी कुछ चीजों की फिक्सिंग और प्लम्बिंग करनी है, पहले वो कर लीजिए, और वो भी एक बड़ा इशू रहा होगा? क्या समझते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो चाइना में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जहां तक आईटी का सवाल है, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द आईटी इज डन आइदर इन हाउस और इट इज सोर्स टू स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। And in the state-owned enterprises, again, either it is done in the state-owned enterprises or it is given to small local companies with whom they have a certain relationship or an understanding. That is the nature of the Chinese market and how their IT is handled. So to break into that space is a pretty complex thing, and it is not a regulatory problem necessarily. So at one level it can be claimed that this is an open market. आप आइए, आप कोशिश कीजिए, और जहां तक आपका कॉम्पिटिटिवनेस होगा आपको मौका जरूर मिलेगा। पर असलियत तो कुछ अलग सा है, जैसे मैंने बताया है। जी बिल्कुल। As far as India is concerned, it's completely different because the private sector is able to make choices and decisions entirely on its own, and the nature of the business also operates very differently. बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर देसाई जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या कहा जाए कि मोदी जी की जो एक रोबस्ट डिप्लोमेसी या स्पीड डिप्लोमेसी हमने पूरे साल में देखी, ये उसका एक साल खत्म होते वक्त अच्छा फिनाले था, जिसमें हाई ऑन एटमॉस्फेरिक्स थे। क्या हाई ऑन सब्सटेंस और आउटकम पर भी रहे हम? आई होप सो। मैंने तो कहा था कि इन सम वेज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट विजिट ही इज मेकिंग, बिकॉज द बिगेस्ट चेंज द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी इज द राइजिंग असर्शन ऑफ चाइनीज पावर, एंड that is why this is the most important visit that he has undertaken. बिल्कुल। उसके आउटकम जैसे सिंह साहब ने बताया, अभी इमीडिएटली में नहीं देखेंगे, अगले 5-10 साल देखेंगे, और
इट विल डिपेंड ऑन हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, हमारी पॉलिसी कैसे अपने को मजबूत करते हैं और किस तरीके से इस चेस बोर्ड पर अपनी मूव्स को। बट इट इज एक पोजीशन एसर्ट की है कि भाई देखो हम भी हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट जो सारी दुनिया में है वो चाइना के साथ भी है, जहां पर कि उनके राइज के सामने मोदी जी ने इस बात पर भी फोकस करने की कोशिश की है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के तौर पर एशिया में जो सारी ताकतें उभर रही हैं उनके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी, यही एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। हम आगे भी कल जब दूसरे आउटकम आएंगे तब चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स इन एशिया देन चाइना हैज। एब्सोल्युटली। आप सभी मेहमानों का बहुत ही इंसाइटफुल एनालिसिस करने के लिए शुक्रिया। मेरा वक्त यहीं खत्म होता है। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।